सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, नवलता मैम की आज क्लास है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैम अभी जल्दी ही जुड़ रही हैं। धन्यवाद। मेरी आवाज। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। सभी गुरुजनों, सभी विद्वानों और कार्यशाला में जुड़े हुए सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। कुछ ना कुछ हम लोग ज्ञान सीखने आते हैं और आज की जो कार्यशाला है उसमें जो आज व्याख्यान करती हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम सब तो अभी उनके सामने बालक हैं। जिम बालक कर तोतरी बाता, तुलसीदास जी कहते हैं जैसे बालक तोतली बात करके रिझाया करता है और बड़े लोग आनंद लेते हैं, ऐसे ही हम लोग बालक रूप में उपस्थित हैं यहाँ पर सीखने के लिए, जानने के लिए। इतिहास सम्मान 2022 से पुरस्कृत आदरणीय पूजनीय डॉक्टर नवलता मैम आज इस कार्यशाला में जुड़ी हुई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। उनका परिचय देने के लिए
हमारे गुरु जी और जिनके चरणों में बैठ करके हम सानिध्य में बहुत कुछ सीखते रहते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज की कार्यशाला में नम्रता मैम के बारे में जो भी परिचय हम लोगों को ज्ञात है और जो अज्ञात है वह बताने का कष्ट करें। प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित। परम पूज्य समादरणीय डॉक्टर नवलता जी हमारी गुरु हैं, माता हैं और सभी संस्कृत प्रेमियों की प्रेरणा है। आपको 2021 में व्यास सम्मान से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से पुरस्कृत किया गया है। बहुत हर समय हर वर्ष कोई न कोई पुरस्कार आपको मिलता रहता है। दीदी की बहुत रचनाएं हैं। उन रचनाओं के पढ़ने से पता चलता है कि दीदी की सूक्ष्म दृष्टि, चाहे दर्शन हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, कितनी गहरी है। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मेरी मार्गदर्शिका हैं। आज भी मुझे दिक्कत होती है व्याकरण में, काव्य में, नाटक में, तो निसंकोच मैं दीदी से पूछता हूँ और वो निसंकोच ही उसी समय तत्काल हमारी समस्या का समाधान करती हैं। ईश्वर से प्रार्थना मैं करता हूँ ये सरस्वती स्वरूपा माँ डॉक्टर दौलता जी बहुत दीर्घ जीवी हों और इसी प्रकार से संस्कृत की अहरनिश सेवा करती रहें, जिससे हमारा सनातन धर्म और प्राच्य विद्या का विकास होता रहे और हम लोग अपने प्राचीन समय में पहुंच सकें। मेरा आदरणीय दीदी के चरणों में निवेदन है कि आज वो हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय दीदी। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी मैम। जी मैम, आवाज आ रही है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस कार्यशाला में उपस्थित, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ लगभग 43 प्रतिभागी हैं। उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, विशेष रूप से अपने प्रिय शिष्य और विद्वान कर्मठ प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित का, जिन्होंने संस्कृत के संयोजक होते ही ऐसी उपयोगी कार्यशालाएं आयोजित करनी आरंभ की हैं। इन कार्यशालाओं से निश्चित रूप से हम जो पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है और बार बार अभ्यास होता है। आज मुझे समास के विषय में कुछ कहना है। आप सब लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में समास पढ़े हैं। मैं यद्यपि समास मतलब व्याकरण का एक एक अंश, एक एक अंग अत्यंत विस्तृत है, व्यापक है और 1 घंटे में बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं है, तो भी मैं प्रयास करती हूँ कि सामान्य रूप से समास का परिचय संक्षेप में देकर आपको स्मरण कराऊं कि समास क्या है, कितने हैं और उसका क्या क्या लक्षण है। समास समसनम समासा, जब हम समास का लक्षण करते हैं तो सबसे पहले समसनम समासः ऐसा लक्षण या ऐसा विश्लेषण करते हैं। समसन ही समास है। अब ये समसन क्या है, आप लोगों में से कोई बताएंगे तो अच्छा होगा। समसन किसे कहेंगे, आप स्वयं कोई बताएं। हाँ बताइए, अंजलि बताओ। हाँ
ठीक है। संक्षेपः समसनम, समसन का अर्थ है संक्षेप करना। बहुनाम हेलो, बहुनाम पदानां मिलित्वा एकपद भवनम। समसनम का सीधा सा अर्थ है संक्षेप। तुम ठीक कह रहे हो, जो कह रहे हो आप वो ठीक कह रहे हो, लेकिन वहां तक थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। समसन का सीधा सीधा अर्थ है संक्षेप करना। अब ये प्रश्न है कि किसका संक्षेप करें। अब आपकी बात आई, जो अभी आप कह रहे हो, अनेक पदानाम एक पदत्वम समासः, कि अनेक पदों को जब हम एक पद बना देते हैं तो संक्षेप ही करते हैं ना। तो जब अनेक पदों को हम एक पद बनाते हैं तो वह संक्षिप्त रूप जो एक पदत्व है वह समास कहलाता है। यह समास है वृत्ति। व्याकरण में 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों के द्वारा, वृत्ति का अर्थ है परार्थाभिधान, शब्द के अर्थ के अतिरिक्त जो अन्य अर्थ का अभिधान किया जाता है वह परार्थाभिधान कहलाता है, और उसे वृत्ति कहते हैं, जो कृत तद्धित समास, एक शेष और सनादि धातु के रूप में समझी जाती हैं। तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनसे शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का अभिधान किया जाता है, कथन किया जाता है। तो ये समास जो है, जिसे समसनम समासः या अनेक पदानाम एक पदत्वम समासः कहते हैं, तो अनेक पदों को एक पद बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। सामान्यतः सभी समासों में जो प्रक्रिया करते हैं उसका केवल संक्षेप से मैं संकेत मात्र करूंगी। कैसे कि जब पद जानते हैं हम, सुप और तिंग से युक्त पद होता है, सुप तिंगंतम पदम। सुप और तिंग से युक्त जो धातु और प्रातिपदिक हैं वे पद कहलाते हैं। उन पदों को जब हम एक पद बनाते हैं, एक से अधिक पदों को एक पद बनाते हैं, तो क्योंकि व्याकरण की प्रवृत्ति है संक्षेपीकरण की, तो जब एक पद बनाते हैं तो अब जो 2 पदों में सुप या तिंग लगे हुए हैं उनको भी हमें संक्षिप्त करना पड़ता है, उनका भी हमें एक सुप या एक तिंग में उसका बदलाव करना, परिवर्तन करना पड़ता है। क्योंकि समास में सुप की प्रवृत्ति होती है, पद चूंकि यहाँ पर प्रातिपदिकांत पदों को सुप के सुप में जो सुप आए हुए हैं उन सुपों के साथ समास किया जाता है। जो पद हैं, 2 शब्द हैं, 2 प्रातिपदिक हैं, उनमें जो सुप लगे हुए हैं उन दोनों सुपों, धातु प्रातिपदिकों, धातु और प्रातिपदिक इन दोनों से में जो सुप है, सुपो धातु प्रातिपदिकों, धातु और प्रातिपदिक के सुप का लुक कर दिया जाता है। उसके पहले समर्था पद विधि। अब कहाँ पर लुक करेंगे, कहाँ समास करेंगे, तो जो समर्थ होगा, समर्था पद विधि, ये समास जो है ये पद विधि है, क्योंकि 2 पदों को एक पद बनाते हैं इसलिए यह पद विधि कहलाती है। तो उसके लिए सूत्र है समर्थः पद विधि। पद विधि वहीं पर होगी जहां पर पदों में सामर्थ्य होगा, 2 पदों में एक पद बनने का सामर्थ्य होगा, तभी वह पद विधि कहलाएगी या वहां पर पद विधि होगी। अब जब पद विधि होगी तो एक क्रम से देख रहे हैं, सुपा, सुप का, सुबंत का सुप के साथ समास होगा। सुबंत का सुप के साथ। क्या आवाज नहीं सुनाई दे रही है मैम? स्क्रीन शेयर बेटा मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कोई पीपीटी या कोई वो नहीं बनाया है। मैं तुमको मैं तुमको फिर बता दूंगी, मेरे पास समय नहीं था बनाने का, इसलिए मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया है। मैं तुमको बोल देती हूँ केवल, या मैं
इसलिए अनुमति नहीं आती मैं कर दूंगी। ये कौन प्रेजेंट करा? वैदिक अमित मिश्र। अच्छा की मस्ती। मैम आपकी वॉइस म्यूट हो चुकी है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब ठीक है? जी मैम। जी मैम। अब आ रही है? जी मैम। तो समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और उसके पश्चात सुपह धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक में जो सुप हैं उनका लुक होता है। यह प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि 1 घंटे में प्रक्रिया बतलाने का अवसर नहीं है। मुख्य समास कौन कौन से हैं, कितने हैं और उनका क्या स्वरूप है, इसको ही मात्र चर्चा करते हैं। तो कितने समास हैं ये आप लोग ही बता दें। 5। कौन कौन से? केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो ये तो 6 हो गए। द्वंद्व समासः न भवति। कर्मधारय तत्पुरुष भेदो कर्मधारय कर्मधारय द्विगु। देखिए ये समास के भेद को अनेक प्रकार से, चतुर्विधम हाँ, समास। कुछ लोग चतुर्विधम समास कहते हैं। तो समास के जब भेद करते हैं तो 3 विधाएं हैं। 3 विधियों से समास के भेदों को, एक तो यह है कि एक केवल समास जैसे बताया, समास जैसा कि कहा समसनम समासः, अनेक पदानाम एक पदत्वम समासः। तो अनेक पदों को एक पद बनाया जाएगा, लेकिन वहां कोई विशेष समास नहीं है, तो उसे केवल, मतलब समास तो है, पदों का एक पदत्व हुआ है, लेकिन कोई विशेष समास का लक्षण घटित नहीं हो रहा है, तो उसे केवल समास के अंतर्गत रखा गया। जैसे बताइए, उदाहरण भी बता दीजिए आप ही। भूतपूर्व, जैसे भूतपूर्व है, पूर्वम भूतः इति भूतपूर्वः। तो यहाँ पूर्वम भूतः जो पूर्व हुआ है वो हुआ भूतपूर्व। अब यहाँ अनेक पद का एक पदत्व तो किया, लेकिन हम एक जो पहले पूर्वम भूतः, तो पूर्वम यह जो है पूर्वम को समास करने पर बाद में कर दिया और भूत को पहले कर दिया, तो उसका प्रथमा निर्दिष्ट समास, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह उसका पूर्व अभिधान होता है, तो भूतपूर्व हो गया। यहाँ ये केवल समास है। यहाँ पर दोनों प्रथमांत हैं। यहाँ पर तो दोनों प्रथमांत हैं, दोनों पद प्रथमांत हैं। दोनों पद प्रथमांत हैं। पद से मतलब नहीं है, जो जिस सूत्र के द्वारा समास की विधि हो रही, जो विधि विधायक सूत्र है, उसमें जो प्रथमांत के द्वारा, प्रथमांत पद के द्वारा जो निर्देश किया जा रहा है वह पूर्व में होगा, वो उपसर्जन संज्ञक होगा। तो ये हो गया केवल समास। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। उसके बाद में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास जहां पूर्व पद प्रधान यानी अव्यय प्रधान होता है, या पूर्व पद जहां पर अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास के लिए ये भूतपूर्व अभी किया गया, तो इसमें ये भूतपूर्व चरट सूत्र है, उससे भूत शब्द का पूर्व निपात होकर के भूतपूर्व होता है। अब ये अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है सामान्यतः, प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समासा। अब ये जो पूर्व पद अव्यय है, ये अव्यय इन अनेक अव्ययों का नामोल्लेख किया गया है, गणना की गई है, जिनके अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में,
समृद्धि के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, अर्थाभाव के अर्थ में, अत्य के अर्थ में, असंप्रति के अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, पश्चात, यथानुपूर्व्य, योगपद्य और सादृश्य और संपत्ति तथा साकल्य, इन अर्थों को व्यक्त करने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है उन अव्ययों के साथ समर्थ पद का समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास की का एक लक्षण, ये विशेष वैशिष्ट्य है कि यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। अव्ययी भावस्य सूत्र है जिससे अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे समृद्धि के अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में जैसे है अधिहरि, अधिहरि, हरऊ। अब यहाँ देखिए समास का जब विग्रह करते हैं तो एक लौकिक विग्रह करते हैं, एक अलौकिक विग्रह करते हैं। लौकिक विग्रह वह होता है जो व्यवहार में आता है, जिसे हम व्यावहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, वह हुआ लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह वो हुआ जो सुप इत्यादि के साथ में प्रयुक्त करते हैं। जैसे हरऊ, हरऊ ये हो गया लौकिक विग्रह। और अधिहरि, अधि सु हरि नी, ऐसा करते हैं, हरिंगी, तो ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह में धातु और प्रातिपदिक से सुप का लुक कर देंगे और लुक होने के बाद पुनः अधिहरि ऐसा बनेगा। और अधिहरि बनने पर पुनः अव्ययी भावस्य से नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार समृद्धि के अर्थ में मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, समृद्धि के अर्थ में सु उपसर्ग का, सु अव्यय का प्रयोग किया गया और सुमद्र नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होकर सुमद्रम बना। इसी प्रकार वृद्धि के अर्थ में यवना नाम वृद्धि, वृद्धि माने यवनों की विपन्नता, तो दुर्यवनम, दु अव्यय का प्रयोग हुआ दुर्यवनम। इसी प्रकार अभाव के अर्थ में मक्षिका नाम अभावो, अभाव के अर्थ में नि अव्यय का उपसर्ग, नि अव्यय का प्रयोग करके निर्मक्षिकम बनता है। निद्रा संपत्ति न युज्यते, असंप्रति के अर्थ में निद्रा संप्रति न युज्यते, इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग करके अति निद्रम बनता है। तो इस प्रकार से जितने ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आने वाले जो ये अव्यय हैं, जिन जिन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उन अव्ययों के साथ में समर्थ सुबंत का समास होकर के ये शब्द बनते हैं। सामान्यतः इनके अतिरिक्त भी और भी नियम हैं, जैसे सह के अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है और चक्रेण सहितम तो सचक्रम ऐसा बनता है। अब अव्ययी भाव समास होने पर जैसे शरद प्रभृतिभ्य सूत्र है, शरदादिभ्य टच, शरद प्रभृति समासांत में टच प्रत्यय होकर के उपशरदम, शरदा समीपे, तो उपशरदम बनता है। नपुंसक लिंग में अम लगता है। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास, केवल समास के बाद अव्ययी भाव समास, प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। उसके बाद तीनों प्रकार से बता दे रहे हैं। उसके बाद में तत्पुरुष समास, प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, प्रायः उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास में भी विभक्ति इत्यादि का जहां पर लुक होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः, इस लौकिक विग्रह को राज्ञः पुरुषः, इस लौकिक विग्रह को जब अलौकिक विग्रह के रूप में दर्शाएंगे तो राजन
ngस पुरुष सु ऐसा बनेगा, और ngस और सु दोनों का लुक करके राजन के टी का लोप करके राज पुरुष ऐसा बनेगा, राजपुरुषा बनेगा। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे आप स्वयं उदाहरण बताइए, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण तुम लोग खुद बताओ। राज्ञः पुरुषः, राज्ञ पुरुष तो हमने बताया ही, राजपुरुष, और कृष्णं श्रितः, हाँ कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णं इस सीता इस दुःखं लौकिक सीता विग्रह को, अग्नि हाँ अग्निं पतिता कृष्णम दुःखं श्रित, सीतः, हाँ प्रलयं गतः प्रलय गता मेघम् अत्यस्ताः जीवनं प्राप्ता कष्टम् आपन्नाः हाँ बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ग्रामं गन्नि अन्नं बुभुक्षु। हाँ तत्पुरुष समास के तो विभक्ति का लोप करके होता है। तत्पुरुष समास के अन्य बहुत से भेद हैं। अलुक तत्पुरुष है सामान्यतः, जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे अब ब्राह्मण है, न ब्राह्मण इति अब ब्राह्मण। और भी अलुक तत्पुरुष के और भी उदाहरण है, बताइए, आप स्वयं बताइए। ब्राह्मणा अगदर्भा अनब्जम असत्यम आचरम आकृतम अनागतम हाँ अनस्वः। इसके बाद अब इसी तत्पुरुष का और भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। या ये कहा जाए तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और फिर कर्मधारय का भेद द्विगु है। इसमें अंतर ये है तत्पुरुष और कर्मधारय में, जहां पर सामान्य अधिकरण होता है, जहां पर सामान्य अधिकरण होता है वहां पर तत्पुरुष है, और जहां पर विशेष विशेषण भाव है वहां पर कर्मधारय होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम चतत उत्पलम, नील उत्पल, तो यहाँ पर नील और उत्पल में विशेष विशेषण भाव है और दोनों में समानाधिकरण्य है, दोनों की समान विभक्ति है, यह हुआ, ये कर्मधारय हुआ। इसी प्रकार उपमानानि सामान्य वचनई, जहां पर उपमान उपमेय भाव का व्यक्त किया जाए सामान्य वचन के द्वारा, तो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे घन इव श्यामः, घन श्यामः, विशेषण विशेष्य भाव हो तो वहां पर नीलम उत्पलम कृष्ण सर्पः, यहाँ विशेष विशेषण भाव है। तो इस प्रकार से जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय, ऐसा लक्षण दिया गया। वह तत्पुरुष जो समानाधिकरण रूप है वह कर्मधारय होगा। तो इस प्रकार से तत्पुरुष का लक्षण क्या हुआ, प्रायण उत्तर पद प्रधान, जहां उत्तर पद की प्रधानता हो। जैसे राज्ञा पुरुष है तो पुरुष की प्रधानता है, पुरुष का परार्थाभिधान यहाँ पर अभीष्ट है। किसी का माइक खुला है भाई, बंद कर लो। तो जी मैम बंद हो गया, बोल हो गया ना, ठीक है। जी मैम। तो ये हो गया कि कौन सा उदाहरण बता रहे थे हम, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष जो है वो सामान्य रूप से उत्तर पद प्रधान है। अब जो इसका भेद कर्मधारय है यह भी उत्तर पद प्रधान है, अतः यह तत्पुरुष है। लेकिन उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ यह समान अधिकरण वाला है, यानी इसका जो विशेष विशेषण भाव है, यहाँ पर विशेष और विशेषण एक ही विभक्ति एक ही वचन में होता है। तो यह हो गया नीलम उत्पलम या कृष्ण सर्पः। अब कर्मधारय का ही एक भेद है द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो वह हो गया द्विगु समास।
तो द्विगु समास भी इस प्रकार से तत्पुरुष के भेद कर्मधारय का भेद है। अब देखिए, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय में विशेष विशेषण भाव है, द्विगु में भी विशेष विशेषण भाव है। तो लेकिन यहाँ पर पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है और उत्तर पद प्रधान है। उदाहरण दीजिए कोई पंचगवम, आप लोगों में से। हाँ, पंचगवम, पंचगवम, पंचग्रामम, पंचपात्रम, हाँ, पंचानाम ग्रामाणाम समाहारः, पंचपात्राणाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारः। तो इस प्रकार से पूर्व चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, हाँ, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। अब इनके भी प्रभेद हैं, उन प्रभेदों पर नहीं जाएंगे। सामान्य रूप से तो इस प्रकार से तत्पुरुष के भी प्रभेद एक बार बता दीजिएगा, वो हम लोगों ने मुझे नहीं पता है। क्या बोल रहे हो बच्चे? के भी प्रभेद होते हैं, द्विगु के भी प्रभेद होते हैं। द्विगु में समाहार द्विगु है। जी जी, हाँ। उसके बाद में आइए अन्य पद प्रधान, ये हो गया बहुब्रीहि समास। देखिए, जो आपने 5 भेद बताए थे, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 5 भेद हैं। इनका आधार भी वही है, पूर्व या उत्तर पद की प्रधानता। और उसके अलावा 4 प्रकार से इनका, किसी बच्चे ने बताया था ना चतुर्विधम, तो 4 प्रकार से कि पद की प्रधानता, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास और उभय पद प्रधान द्वंद्व समास। ये जो बहुब्रीहि समास है, अन्य पद प्रधान, इसके लिए शेषो बहुब्रीहि सूत्र है और अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। अब अनेकम अन्य पदार्थे, जो ये अन्य पद प्रधान है, यहाँ पर जब इसका लौकिक विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह अर्थ के आधार पर किया जाएगा और अलौकिक विग्रह वही सुप के आधार पर किया जाएगा। जैसे अनेकम अन्य पदार्थे, अनेक पदों के मध्य में जो अन्य पद का अर्थ व्यक्त करे वह बहुब्रीहि समास है। जैसे प्राप्तम उदकम यम, प्राप्तोदको ग्रामः, जिसको, जहां पर जल प्राप्त हो गया है ऐसा ग्राम प्राप्तोदको ग्रामः। तो प्राप्तम उदकम यम, जहां पर या जिसको जल प्राप्त हो गया है, यह हो गया, यह तो लौकिक विग्रह हो गया। और प्राप्तोदकः यहाँ पर प्राप्त उदकः सुप लगा, सुप करके सुप का लुक कर दिया गया है। और प्राप्तोदकः यह किसका विशेषण है? अन्य का विशेषण है। अन्य पदार्थ क्या है? ग्राम। अन्य पदार्थ माने पद का अर्थ ग्राम ही, ग्राम पद का अर्थ पदार्थ भी ग्राम ही है। तो अन्य पद प्रधान यह प्राप्तोदको ग्राम ऐसा हो गया। इसी प्रकार से ऊढ़ो रथम यह, ऊढ़ रथो अनड्वान, जो रथ में जुता हुआ है, रथ में जो वहन किया हुआ है वह ऊढ़ रथः। रथम ऊढ़ा, जो रथ पर, रथ में ऊढ़ है, रथ में जो वहन किया हुआ है वह ऊढ़ रथः। और यह ऊढ़ रथः किसका विशेषण है? अनड्वान का। ऊढ़ रथः पद यह किसी अन्य पद का विशेषण है, किसी अन्य पद के अर्थ को व्यक्त कर रहा है, अनड्वान। तो इस प्रकार से यहाँ बहुब्रीहि समास है। ऊढ़ रथो अनड्वान, यहाँ बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार
जरत चित्रगुह, जरत चित्रगुह, चित्रा जरत्यव गावो यस्य सह, जिसकी बूढ़ी और जो चित्र गायें हैं, बूढ़ी और जो वर्ण कपिश वर्ण की गायें हैं, 2 गायें जिसकी हैं, वो चित्र जरत चित्रगुह, तो चित्रा जरत्यौ गावौ यस्य सह, ऐसा। अन्य उसका पूरा जो अन्य पद है वो जरत चित्रगुह हो जाएगा। इसी प्रकार दंड पाणी, दंडम पाणौ यस्य सह दंड पाणी, जिसके हाथ में दंड है, ऐसा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सह शशिशेखरः, इस प्रकार से यह हो जाएगा। इसी प्रकार से अग्न्याहितः, अग्नि आहित, अग्न्या आहितः, जो अग्नि से आहित है वह अग्न्याहितः बहुब्रीहि समास। पीतोदकः, पीतम उदकम येन सह, कठोपनिषद में आया है ना, पीतोदकाः जगदत्रणाः, जी जी। तो पीतम उदकम येन सह। इसी प्रकार से विवृतासिः, विवृता असिः येन सह, जिसने अपनी तलवार को खोल लिया है, ऐसा विवृतासिः। तो यह बहुब्रीहि समास हो गया, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार द्वंद्व समास जो है उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधानः द्वंद्व समासः, और उसके लिए सूत्र चार्थे द्वंद्वः, च अर्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अनेकम, और यह जो द्वंद्व समास है यह अनेकम सुबंतम, अनेक सुबंत पदार्थों पदों के साथ भी होता है। एक से अधिक अनेक पदों के साथ च के अर्थ में वर्तमान होने पर द्वंद्व समास होता है। अब इस द्वंद्व समास के भी अनेक भेद हैं। एक शेष द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है। एक शेष द्वंद्व जहां पर एक से अधिक पदों का समास हो और एक ही पद शेष रहे, जैसे ये एक शेष प्रकरण के अंतर्गत है। पिता मात्रा, पिता का, पितृ शब्द का माता के साथ में समास होता है तो पितरौ होता है, एक शेष पितरौ होता है। 1 मिनट, अंचित 10 मिनिटेषु करोमि, 10 मिनिटेषु करोमि। इसी प्रकार से ये सूत्र है पिता मात्रा, पिता का माता के साथ में जब द्वंद्व समास होता है तो एक शेष होता है पितरौ, पितरौ माता च पिता च पितरौ। इसी प्रकार श्वशुरः, श्वश्रुवा, श्वशुर शब्द का श्वश्रु के साथ जब द्वंद्व समास होता है तो श्वशुरौ बनता है। श्वशुरश्च, श्वश्रुश्च, श्वशुरौ। अब समाहार, ये तो एक शेष द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व पाणिपादम, पाणिश्च पादश्च, पाणी च पादौ च पाणिपादम, इस प्रकार से ये होता है। अब ये सामान्यतः ये 4 हैं, इनके भेद प्रभेद और हैं। तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं। तत्पुरुष समास में एक तो विभक्ति का लोप होता है, जहां पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद की विभक्तियों में द्वितीय से लेकर और पंचमी तक की विभक्तियों का लोप होता है। उसके साथ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जो अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत स्तोकान मुक्तः, थोड़े से ही छूट गया, तो स्तोकात में पंचमी विभक्ति का ये लुक नहीं हुआ, अलुक तत्पुरुष समास हुआ, तो स्तोकान मुक्तः ऐसा हुआ। इसी प्रकार से उपपद तत्पुरुष है। उपपद तत्पुरुष क्या है? जहां पर
उत्तर पद क्रियावाची होता है और प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के लिए कुंभम करोति इति कुंभकारः, जो कुंभ का निर्माण करता है, कुंभ बनाता है, तो कुंभ अम और क्री घय प्रत्यय लग करके सुप। तो यहाँ पर कुंभम करोति इति, करोति ये क्रियावाची पद है और प्रधान है, इसलिए यहाँ पर जो समास होकर कुंभकारः पद बनेगा वह उपपद तत्पुरुष कहलाएगा। इसी प्रकार से अलुक तत्पुरुष में आत्मने पदम परस्मै पदम, आत्मने पद परस्मै पद हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का लुक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से कंठे कालः, कंठे सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं हुआ है। कर्णे जपः, कर्णे जपः, कान में जो जप करता है तो वहां सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं हुआ है। इसी प्रकार सरसिजः, सरसि जायते इति सरसिजः, यहाँ पर भी लुक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास है। अब तो इस तरह से ये केवल समास। महोदय, अत्र एव प्रश्नः अस्ति। हाँ, किमर्थम् अलुक् भवति, अलुक् न भवति, किमर्थम्? नियमः अस्ति, व्याकरणस्य नियमः अस्ति। कतिचित् अपवादाः सन्ति यत्र विभक्तेः लुक् न भवति। यथा स्तोकान् मुक्तः अस्ति, अत्र स्तोकात् शब्द प्रयोगः भवति, तत्र लुक् न भवति। स्तोकान् मुक्तः एवमेव भवति। एवमेव न ब्राह्मणः, यथा न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, है ना, तो तत्र न तत्पुरुषः अपि भवति। आं महोदय, विभिन्नभेदः भवति। परन्तु एकः संशयः अस्ति, किमर्थम् अलुक् भवति यथा युधिष्ठिरः भवति। अहं न जानामि केन शब्दः अलुक् भवति, अहं किमर्थं ज्ञास्यामि। तत्र सूत्रमस्ति, युधिष्ठिरः यदि अस्ति तो युधि सप्तम्यन्तं युधि इति पदेन सार्धं यदा स्थिर पदस्य समासः भवति तर्हि युधि इत्यत्र विभक्तेः लोभः लुक् न भवति। तो युधिष्ठिरः एवं भवति। अपवादाः भवन्ति न, अत्र व्याकरणे उत्सर्गाः और अपवादाः उभयविधाः विधानानि भवन्ति। तो उत्सर्ग सूत्राणि यानि भवन्ति, उत्सर्ग सूत्रैः नियमः विधिः बोध्यते। यत्र अपवादः भवति तत्र अपवादानं वस्तुतः अत्र किमपि अहमपि वैज्ञानिकं किमपि वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु इदमस्ति व्याकरणस्य नियमः अस्ति। अहमेदं चिन्तयामि कि लोके यथा प्रयोगः भवति तथा लोकस्य प्रयोगं दृष्ट्वा महर्षिः पाणिनिः यत्र यत्र यथा यथा अवलोकितवान् तथा तथा अपवादानां व्यवस्थां कृतवान्। पुनश्च चेत् किमपि ज्ञायते, किमपि वैज्ञानिकं कारणं चेत् अहं ज्ञातुं शक्नोमि तर्हि कथयिष्यामि। अस्तु, धन्यवादः महोदय। आं महोदय, अस्तु। तो और जो है इतना ही संक्षेप में समास के विषय में बताएंगे, अधिक बोलने का सामर्थ्य नहीं है। प्रदीपा कुत्र अस्ति? मैम, एक प्रश्न था। हाँ, बोलो। हाँ दीदी। समानाधिकरण्य क्या होता है? हाँ, समानाधिकरण, जहाँ पर दोनों पदों की विभक्ति वचन इत्यादि समान, विशेष विशेषण भाव हो। और विशेष और विशेषण में जानते हो कि समान विभक्तियां होती हैं, समान विभक्त समान वचन होता है।
तो जिन दो पदों में समान विभक्ति समान वचन हो, जिन दो पदों का अधिकरण समान हो, वो समानाधिकरण हुआ। प्रदीप, हम ये कह रहे हैं ना प्रदीप जी मत जी जी तो अब मेरा विकेट डाउन होने लगा है ठीक 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 चलो है ना। खोलो। बच्चों को मेरी स्थिति नहीं पता है। महोदय जी दीदी। हाँ जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है आज इतना समय निकाल के हम लोगों के बीच में आप उपस्थित हुई और फिर समाज किसी के दिन विषय में अवसर आपने मिलेगा। बहुत इसके पहले के लिए मैं जी क्षमा महोदय। प्रार्थी हूँ। इसके पहले जो है मुझे जिस दिन कारक पढ़ाना था उस दिन मैं नहीं पढ़ा सकी और मुझे किसी विशेष विषम जी मैम, परिस्थिति का हम सामना लोगों करना को पड़ा। हाँ जी जी अवगत हो गया था मैम, हम लोगों को आप उस समय हाँ, अस्पताल में थी। तो अभी भी ज्यादा जी अच्छी मैम। स्थिति नहीं है, तो इसलिए 1 घंटा बोलने जी में थोड़ा कष्ट ही का है। फिर किसी दिन जी अवसर मैम। मिलेगा तो फिर, है ना, फिर किसी दिन अवसर मिलेगा मैसेज आया तो फिर चर्चा करेंगे। मैसेज आया था मैसेज आया था। ठीक मैम, कल अब कार्यशाला की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अंतिम कक्षा है, सभी लोग जो है समय से जुड़े। और मैम का पुनः एक बार फिर से धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय जो है हम लोगों के समक्ष दिया और इस कार्यशाला से आप जुड़ी, उसके लिए इस कार्यशाला की ओर से, हम लोगों की ओर से, मेरा भी प्रदीप सर की आभार है, पूरी मुझे अच्छा मंडली लगा तुम लोगों के साथ। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद तुम लोगों के साथ मिलकर के अच्छा लगा और थोड़ा और तुमको हम कुछ चर्चा कर पाते, थोड़ा और समय दे पाते तो और अच्छा लगता। फिर कभी महाकाल की इच्छा होगी तो फिर देंगे समय। ठीक है, ठीक। प्रणाम। रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा सब? इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी। अभी यूट्यूब पर सारे रिकॉर्डिंग हो रही हैं और तो एक दिन में डाल दी जाएगी। कल सभी लोगों को सूचित ये करना है कि कल कक्षा का अंतिम दिन है और शोध में संस्कृत का क्या महत्व है, इसी पर डॉक्टर नवलता मैम जुड़ेंगी और आप लोगों को व्याख्यान देंगी। कल से समय सब लोग जुड़ जाइएगा, कल अंतिम दिन है। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। भ्राताश्री इसमें जो है ना नेट जीआरएफ वाला भी थोड़ा सिस्टम दिया गया है ना होगी। जी क्या पूछ रहे हैं आप? धन्यवाद महोदय, शुभ रात्रि। जी अमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी